नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने संसद में हंगामा काटने की कोशिश की और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले ईडी के नोटिस पर सवाल उठाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उसी अंदाज में कांग्रेस को धोते हुए जवाब दिए और उधर ईडी ने भी यंग इंडिया का दफ्तर सील करने के एक दिन बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे पूछताछ की। खड़गे से दोपहर 1:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो कि रात को करीब 8:30 बजे तक चली। खड़गे दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान ईडी की टीम करीब 7.5 घंटे तक दफ्तर में खड़गे के साथ मौजूद रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर निकलते वक्त कहा कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो कुछ नहीं कहेंगे, जबकि उन्होंने राज्यसभा को सूचित किया कि संसद के मानसून सत्र की चल रही कार्रवाई के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ समन जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बताया कि उन्हें ईडी का समन मिला है, वो कानून का पालन करेंगे, लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा हो तो क्या उनका समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? खड़गे की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। गोयल ने कहा, सरकार कानून प्रवर्तन अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। शायद उनके कार्यकाल के दौरान जब उनकी सरकार थी, वह हस्तक्षेप कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कुछ भी गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। वहीं ईडी के समन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, यह शुद्ध उत्पीड़न और प्रतिशोध की हद है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से यंग इंडियन के पूर्व कर्मचारियों, वेतन और व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। इससे पहले ईडी ने हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के कार्यालय में छानबीन की थी। इस दौरान ईडी ने कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों, वित्त और कामकाज से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। वहीं ईडी का कहना था कि कांग्रेस नेताओं ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद दफ्तर सील करना पड़ा। इसी मामले में ईडी ने खड़गे को समन भेजा था और उसी बारे में पूछताछ हुई। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 7:30 बजे विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए डिनर होस्ट करने वाले थे, लेकिन वो अभी भी ईडी के साथ हैं। यह मोदी सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी कई घंटे से पूछताछ कर रही है। उनकी अग्नि परीक्षा जारी है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ी है। वहीं संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता से पूछताछ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खड़गे को समन भेजने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब संसद चल रही हो तब विपक्ष के नेता को ईडी या अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा बयान देने के लिए बुलाया गया हो। अगर खड़गे जी को बुलाना था तो सुबह 11 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद बुला लेते। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? महंगाई बढ़ी हुई है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे। सभी सांसद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि वित्त मंत्री को हालात की जानकारी नहीं है। बीजेपी सरकार से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। हमारे नेता को बीच सदन में ईडी ने बुला लिया, जबकि संसद में उनको चर्चा करनी थी। यह इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार चाहे जितना हमें डराने का प्रयास कर ले, लेकिन कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और फिर यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सहित विपक्ष की कई पार्टियां हंगामा कर रही हैं और ऐसे समय में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के इस फैसले से कांग्रेस को मिर्ची लग गई और उसने ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। इस मसले पर कांग्रेस का साथ देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां भी सामने आ गई और यह आरोप लगाने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात मैच फिक्सिंग है। ममता बनर्जी 4 दिनों के लिए राजधानी पहुंची है। वह यहां नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी और अपनी पार्टी के सांसदों से भी मिलकर फ्लोर स्ट्रैटेजी तैयार करेंगी। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता रिज्जू घोषाल ने कहा कि यह मैच फिक्सिंग 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव से जारी है। ईडी ने कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी से केवल 2 बार पूछताछ की है, जबकि सोनिया गांधी और राहुल को बगैर किसी आधार के नेशनल हेराल्ड मामले में हर रोज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत कर रही है। टीएमसी ने गोवा और त्रिपुरा में चुनाव केवल विपक्षी दलों को बांटने के लिए लड़े थे। सीपीएम के बंगाल सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा यह मीटिंग मैच फिक्सिंग व्यवस्था का हिस्सा है जो सालों से चल रही है। यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी मोदी से राज्यों की मांग को लेकर चर्चा करना चाहती हैं। इस मामले में आमने सामने की बैठक क्यों? नौकरशाहों को मौजूद रहना चाहिए। इससे पहले सचिव स्तरीय बैठक होनी चाहिए। यह सभी सेटिंग का हिस्सा है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बनर्जी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ बैठक का फायदा उठाती हैं। वह लोगों को बताती हैं कि उन्होंने सभी परेशानियों को ठीक कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र उनकी योजनाओं में मदद नहीं करेगा। भाजपा के बंगाल प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि बैठक बनर्जी के लिए किसी तरह से मददगार नहीं होगी।
पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद हो रही इस यात्रा के चलते विपक्षी दल बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। ईडी ने चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने बाहों पर पट्टी बांधकर सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर आरोप लगाए। मैं डरता नहीं हूं, जितना सच बोलूंगा उतना ही आक्रमण होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी कुछ ही देर बाद बैकफायर कर गया। भाजपा ने पलटकर राहुल गांधी को ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका सही जवाब कांग्रेस दे नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने अपने पीसी में कहा कि हम लोकतंत्र की मौत के गवाह बन रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री और भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र कहां है, उदाहरण गिनाएं। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि ये नकली गांधी हैं और नकली इनकी विचारधारा है। राहुल गांधी के हमले के जवाब में कुछ ऐसा ही पलटवार भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना धमकाना है। राहुल गांधी जी को क्या कहें? उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, बड़े बड़े संपादकों को जेल भेजा था। राहुल गांधी, एक बात का जवाब दें हमें, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? रविशंकर ने यह भी कहा कि जब देश की जनता आपको हरा रही है तो उसके लिए हमें क्यों जिम्मेदार मानते हैं? आपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहा? सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार का तंत्र था। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना तानाशाह हिटलर तक से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर भी चुनाव जीतता था। जब राहुल गांधी से वह पूछा गया कि क्या महंगाई बहाना है, असल वजह ईडी की आपसे और सोनिया गांधी से पूछताछ तो नहीं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे जितना हमला कर रहे, चाहो तो उससे ज्यादा सवाल पूछ लो, कोई बात नहीं। वे जितना चाहें उन्हें हम पर हमला करने दें। संभावित गिरफ्तारी को लेकर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि गिरफ्तार करना है करिए, मैं नहीं डरता। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांह पर काली पट्टी बांधकर आए थे। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान ने 70 साल में बनाया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें गिरफ्तार किया जाता है। यह आज हिंदुस्तान की हालत है। हम लोकतंत्र की मौत के गवाह बन रहे हैं। देश में 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। आइडिया यह है कि जो लोगों के मुद्दे हैं वे न उठाए जाएं, यही सरकार की मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी के द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी के कई दिन बीत जाने के बाद अब तक शरद पवार ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी है। पवार की चुप्पी को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार को इस बात की पहले से जानकारी थी कि राउत के खिलाफ एक्शन होने वाला है। वजह यह कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी से हुई उनकी मुलाकात है। शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से तब मिले थे जब ईडी ने संजय राउत की संपत्ति जब्त की थी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि बदले की भावना से किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि शरद पवार असामान्य रूप से शांत हैं और उन्होंने अब तक राउत के मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। इस असामान्य घटना को लेकर एनसीपी नेताओं की अलग अलग राय है। एनसीपी नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पवार स्थिति को देख रहे हैं और सही समय पर बोलेंगे, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि वह गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सावधानी से चल रहे हैं। हालांकि 4 महीने पहले ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, जब केंद्रीय एजेंसी ने राउत और उनके परिवार के सदस्यों की मुंबई में संपत्तियों को कुर्क किया था। सूत्रों का कहना है कि पवार ने प्रधानमंत्री से कहा कि विपक्षी नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि राउत को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कानून अपना काम करेगा और अगर राउत ने कुछ अवैध किया है तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि पवार ने राउत से यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने यही कहा है और उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इसका मतलब साफ है कि उन्हें पता था कि संजय राउत के साथ क्या होने वाला है। एनसीपी के प्रमुख प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि राउत की गिरफ्तारी पर पार्टी नेताओं ने पहले ही स्टैंड ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह पवार ही थे जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए और शिकायत की कि सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए एक विपक्षी सांसद को परेशान किया जा रहा है। राउत की गिरफ्तारी के बाद से मुझको लेकर महाराष्ट्र में कई एनसीपी नेताओं ने खुलकर अपनी राय रखी है। हम अब भी मानते हैं कि ईडी की कार्रवाई संजय राउत की आवाज को दबाने के लिए है, जो भाजपा के बड़े आलोचक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड ग्रुप के सारे प्रकाशन तो जमाने से बंद हैं, लेकिन इसकी संपत्तियों को कांग्रेस ने पैसा बनाने की मशीन बना दिया। हद तो तब हो गई जब लीज पर ली गई जमीन को कांग्रेस ने बेच डाला। इस खुलासे के बाद गांधी परिवार के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर मौजूद यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया था। अब भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर कार्रवाई हो सकती है। शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बड़ा दावा किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट में मामला होने के चलते अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अदालत में मामले की बारीकी से निगरानी कर रही है और साथ ही सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट 1 महीने में देने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच पूरी होने के बाद परिसर को सील भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली गई और कांग्रेस नेताओं ने उसे अपने नाम पर करा लिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश में आजादी के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जमीन ली, उसके बाद संपत्ति अपने नाम करा ली। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में विशाल मेगा मार्ट समेत कई कमर्शियल दफ्तर संचालित हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल के एमपी नगर में नेशनल हेराल्ड को अलॉट हुई जमीन का लैंड यूज चेंज कराने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भी जांच मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जमीन ली और उसके बाद संपत्ति अपने नाम करा ली, ऐसे लोगों की भी जांच होगी। भोपाल के प्रेस कॉम्प्लेक्स में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 1981 में 1.14 एकड़ जमीन महज 1 लाख रुपए में 30 साल के लिए लीज पर आवंटित की गई थी। 2011 में लीज समाप्त होने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण यहां मालिकाना हक लेने पहुंचा तो पाया कि इसका इस्तेमाल समाचार पत्रों के प्रकाशन के बजाय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। समाचार पत्रों का प्रकाशन तो 1992 में ही बंद हो चुका था और उसके बाद से इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। प्रेस को दिए गए प्लॉट पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनने का पता चलने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण ने इसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन इसी बीच कई खरीदार सामने आ गए और मामला अदालत पहुंच गया। इस वजह से कार्रवाई बीच में ही अटक गई। हालांकि 2012 में भोपाल विकास प्राधिकरण ने इस प्लॉट की लीज को रद्द कर दिया, लेकिन तब से लेकर अब तक इस प्लॉट के अलग अलग खरीदार और भोपाल विकास प्राधिकरण के बीच मालिकाना हक को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले 2012 में नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा उठाया। इसके बाद 2014 में ईडी ने संज्ञान लेते हुए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा समेत अन्य को आरोपित बनाया। मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने दिल्ली की नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। इस कार्रवाई से एक दिन पहले ईडी 11 जगहों पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हुए खुलासों ने पूरे देश में लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर किस तरह से लूट का खेल बंगाल में चल रहा है। लेकिन सूत्रों के अनुसार शिक्षक भर्ती घोटाला तो बंगाल के भ्रष्ट सिस्टम की सिर्फ एक कड़ी भर है। इस तरह के खेल और पैसे लेकर भर्तियों से पैसे लेकर आम आदमी के और जरूरी काम तक लगभग सभी विभागों में चल रहे हैं। यही नहीं, टीएमसी के एक पूर्व सहयोगी और नेता बैसाखी बनर्जी ने खुलासा किया है कि मंत्री के रूप में चटर्जी के कार्यकाल के दौरान कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक में हर पद पर एक मूल्य टैग लगा हुआ था।
यानी उतना मूल्य चुकाइए और वो पद ले जाइए। जो लोग स्कूलों में पढ़ा भी नहीं सकते थे, वो भी पार्थ चटर्जी के सहारे विश्वविद्यालय तक में नौकरी कर रहे थे। वैसे भी बंगाल में कट मनी का खेल तो सरेआम है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक इसके बारे में बात कर चुकी हैं। कट मनी यानी सत्ताधारी नेताओं द्वारा स्थानीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि से लिया जाने वाला अनौपचारिक कमीशन। यदि सरकार किसी विशेष परियोजना के वित्त पोषण के लिए 100 रुपये जारी करती है, तो स्थानीय नेता, जो कई बार चुने हुए जनप्रतिनिधि भी होते हैं, अनुदान प्राप्त करने के लिए कमीशन के रूप में 25 रुपये वसूल करते हैं। इस कमीशन को निचले स्तर के नेता से लेकर वरिष्ठतम नेता तक सभी के बीच साझा किया जाता है। बीजेपी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों से जो कट मनी लेते हैं, उनमें से 75% पार्टी फंड में जाता है। वहीं बैसाखी बनर्जी पश्चिम बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन की पूर्व महासचिव भी रही हैं, इसीलिए उनके बयान की वैधता और महत्वता और बढ़ जाती है। बनर्जी ने कहा कि यह देखना अजीब लगता था कि साधारण बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट लीडर्स एजुकेशनल सेक्टर में पावरफुल और बड़े नाम बन जाते थे। पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एसोसिएशन के बीच एक सिंडिकेट काम कर रहा था, जो यूनिवर्सिटी में हर एक पोस्ट बेचने के लिए थी, जिसकी कीमत लगाई गई थी। पार्थ चटर्जी के चलते ऐसे लोग सीधे विश्वविद्यालय में आ गए जो स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। उन्होंने दावा किया कि ये मामले पार्थ चटर्जी के सामने रखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि पार्थ चटर्जी की वजह से चोरों को नौकरी मिल रही थी। मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के आरोपी एक व्यक्ति को निलंबित किया और उन लोगों को डांट लगाई जो इसमें शामिल थे। कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आया कि यह सब तो मुखौटा है। कुछ दिनों बाद वही लोग और अधिक शक्तिशाली तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में वापस आने लगे। मैं समझ गई कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और हालात और बिगड़ते चले गए। बनर्जी ने कहा कि चटर्जी ने उन्हें यह कहकर राजनीति में खींच लिया कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार है और राजनीति में उनके जैसे अच्छे परिवार की महिलाओं की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि चटर्जी अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते, यहाँ तक कि पार्टी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं। उन्होंने कई बार अपने पद का दुरुपयोग किया, पूरे शिक्षा विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने सारा भ्रष्टाचार खुद के लिए किया। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी की हिरासत में हैं। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से अधिक कैश मिला था। साथ ही करोड़ों का सोना और नामी बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी शराब नीति पर पूरे देश में अपनी फजीहत करवा चुकी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब पानी के मुद्दे पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने का मौका दिया है। देश में घूम घूम कर दिल्ली मॉडल की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली स्थित एम्बेसी में पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जो पानी पहुंच भी रहा है वो बेहद गंदा है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पदभार संभाले लगभग 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन इतने वक्त में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर उनकी बखिया उधेड़ते हुए उसे यू टर्न के लिए बाध्य कर दिया। अब इस मुद्दे पर भी सक्सेना अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार को पानी को लेकर नसीहत दी है। एक कंसुलेट यानी वाणिज्य दूतावास में पानी की समस्या को लेकर मिली शिकायत के बाद उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम बदनाम होता है। उनके ऑफिस ने मॉन्टेनीग्रो के कंसुलेट से मिली शिकायत की कॉपी को भी साझा किया है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि मॉन्टेनीग्रो के कंसुलेट से पानी की आपूर्ति नहीं होने, टैंकर नहीं मिलने और दिल्ली जल बोर्ड से कम प्रेशर पर गंदा पानी मिलने की शिकायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत इस मुद्दे के समाधान को कहा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाह दी गई है कि इस तरह के मुद्दे को देखें जो दुनिया में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। वहीं मॉन्टेनीग्रो कंसुलेट से एलजी को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, 2 दिनों से कंसुलेट में पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि वे वाटर टैंकर भेज देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पानी की आपूर्ति कम प्रेशर पर हो रही है और दूषित है। कृपया इसका समाधान करें, क्योंकि इससे भारत के राजनयिक मिशन में काम प्रभावित हो रहा है। एलजी ने पानी की आपूर्ति को लेकर दिल्ली सरकार को ऐसे समय पर नसीहत दी है जब हाल ही में कई मुद्दों पर टकराव सामने आया है। एलजी ने हाल ही में दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद दिल्ली सरकार को पुरानी नीति पर लौटने का फैसला करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को बहुप्रचारित नई शराब नीति में कई गड़बड़ियां पाने के बाद सीबीआई जांच की धमकी देकर इस नीति को रोल बैक करने के लिए मजबूर कर दिया था। यही नहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। इससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और हितधारक एजेंसियों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी उपाय समयबद्ध तरीके से किए जाएं। अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान फिर से प्रभावी रूप से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर चोट की जाती है, देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्या याद आने लगती है। और एक बार फिर से कांग्रेस ने वही किया, लेकिन अब की बार उसने तो हद कर दी।
दिखाने के लिए तो कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ते हुए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, पर वास्तव में वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ब्लैक ड्रेस कोड के साथ राम मंदिर का विरोध करने आई थी। अपनी तुष्टीकरण पॉलिसी पर पूरी तरह काम करते हुए कांग्रेस ने राम भक्तों की आस्था का भरपूर अपमान किया। यही नहीं, कांग्रेस ने शोर मचाया कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस कथित बढ़ी हुई महंगाई में भी कांग्रेसियों ने बाकायदा एक ब्लैक ड्रेस कोड बनवाया। लाखों के कपड़े सभी कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों के लिए सिलवाए गए। तो आखिरकार सवाल है कि अगर सच में कांग्रेस को महंगाई की इतनी चिंता है तो ये लाखों का खर्चा सिर्फ कपड़ों पर क्यों? क्या सिर्फ हिंदुओं के अपमान के लिए? वहीं इस मुद्दे पर अब अमित शाह ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन महंगाई या फिर बेरोजगारी के खिलाफ नहीं किया है, बल्कि आज ही के दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। ऐसे में इसके विरोध में पार्टी ने काले कपड़े पहनकर यह प्रदर्शन किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने चुपके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। आज तो ईडी की पूछताछ भी नहीं थी, फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों किया? आज राम मंदिर की नींव पड़ी थी, कांग्रेस ने छिपे तौर पर इसका विरोध किया है। शाह ने काले कपड़ों में प्रदर्शन करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ उसी दिन को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों चुना गया? यही नहीं, गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस हमेशा की तरह तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के इस विरोध को राम भक्तों का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस सामान्य पोशाक में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। यह राम भक्तों का अपमान है। उन्होंने इस दिन को आज के अयोध्या दिवस के रूप में चुना, जो राम जन्मभूमि के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस तरह के कृत्यों ने भारत के विश्वास का अपमान किया है। कांग्रेस के रवैये ने भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान करने के साथ साथ अयोध्या दिवस का भी अपमान किया है। हम पार्टी के ऐसे कृत्यों की निंदा करते हैं। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडिया का दफ्तर सील होने और कांग्रेसी नेताओं से पूछताछ के एक दिन बाद कांग्रेस ने कथित महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सुबह से ही संसद से सड़क पर प्रदर्शन किया। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।